Hello students, today I am going to explain you the sound of music. So in this chapter two part is there. So today we'll see first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. ठीक है, इसका मतलब है कि एवलिन ग्लैनी आवाज़ को या फिर साउंड को आप कह सकते हो सुनती थी लेकिन बिना सुने। तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि कोई कैसे बिना सुने उसे सुन सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि एवलिन ग्लैनी एक डेफ थी, यानी कि जब वो 11 साल की थी तो उनको सुनना और धीरे धीरे उनका जो सुनने की कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। और तब उन्होंने क्या किया, फील करके म्यूज़िक को उन्होंने फील करके सुना, यानी कि थ्रू वाइब्रेशन उन्होंने म्यूज़िक को सुना। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बाकी टॉपिक से अलग हटके है, थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब भगवान एक द्वार बंद करता है तो बाकी का कोई दूसरा द्वार खोल देता है। तो भगवान ने उसकी जो हियरिंग यानी सुनने की जो शक्ति थी वो तो उससे छीन ली थी, लेकिन बदले में उन्होंने उसे कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी अद्भुत प्रदान किया था। और वो क्या था? व्हाट वी हियर शी फील्स। जो चीज़ें हम सुनते हैं वो उसे फील करती थी, यानी उसे महसूस कर सकती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम में से यानी नॉर्मल इंसानों से कहीं ज़्यादा उनके में क्या थी, फील करने की शक्ति थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण था कि उनके में फील करने की शक्ति हम आम लोगों से ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस किया है, बहुत ही गहराई के साथ एक्सप्रेस किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन पोर्शन। रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि क्या कहते हैं, एक अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे होते हैं, एल्बोइंग कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं ताकि वो अपना रास्ता निकाल सकें। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। अब वहाँ एक छोटी सी लड़की होती है जो कि बहुत ही दुबली पतली सी होती है, और ये कौन होती है? एवलिन ग्लैनी। और जो कि कितने साल की होती है? 17 ईयर्स की होती है, और बहुत ज़्यादा ये नर्वस होती है लेकिन एक्साइटेड भी साथ में होती है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, और जैसे ही ट्रेन आता है तो उसके वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। और वो कहाँ जा रही होती है? स्कॉटलैंड से लंदन जा रही होती है। क्यों? ताकि वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन ले सके। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। अब क्या है कि फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म क्यों कहा गया है? क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो एक बहुत ही सिंपल नेचर से घिरा हुआ बहुत ही स्वीट प्लेस है, जबकि लंदन जो है वो स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, हस्टल बस्टल और बहुत ही ज़्यादा क्या है कि फास्ट लाइफ है, जबकि स्कॉटलैंड की लाइफ जो है वो बहुत ही सिंपल और स्वीट है। तो वो पहली बार स्कॉटलैंड से कहाँ जा रही होती है? लंदन। और इसीलिए क्या है कि उसके लिए ये बहुत एक चैलेंज होता है कि वो गांव से एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले शहर में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकती है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा चैलेंज वो होता है कि दो शी वॉज अ डेफ, वो डेफ होती है यानी कि पूरी तरीके से उसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक में अपना करियर बनाने जा रही होती है। ओके, और यहाँ प्रोफाउंडली का मतलब है डीप, यू कैन से डीपली या फिर कह सकते हो एब्सोल्युटली। तो वो टोटली क्या होती है? डेफ होती है। ओके, एवलिन ग्लैनी
लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहाँ बताया गया है कि जो एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग पावर होता है वो धीरे धीरे जा रहा होता है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब यहाँ उसकी मदर को एक बार याद आता है, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे नरेट किया गया है कि एक बार एवलिन ग्लेनी जो होती है वो अपने पियानो की क्लास के लिए गई होती है और वहाँ पे अपने टर्न के आने का इंतज़ार कर रही होती है और उस वक्त उसकी मदर भी उसके साथ होती है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। अब क्या है कि जो टीचर है वो एवलिन का नाम पे नाम पुकारते जाते हैं, लेकिन वो ज़रा सा भी हिलती नहीं है या फिर रिस्पॉन्स नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो है वो जा चुकी होती है, जो हियरिंग पावर होता है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेनी। अब यहाँ इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन की मदर है। अब तब वो कहती हैं कि तभी अचानक से मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो मेरी बेटी के साथ गलत है, यानी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और कुछ समय तक तो एवलिन ने क्या किया, ये जो अपने बहरेपन है उसको टीचर्स से, फ्रेंड्स से किसी तरीके से छुपा लिया। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड। अब यहाँ पे डिटोरिएटेड का मतलब है रिड्यूस्ड, वर्सेंड। तो क्या है कि जब वो 11 साल की हुई, यानी कि 8 साल से उसे पता चलने शुरू हुआ कि उसकी हियरिंग जो पावर है वो जा रही है, और जब वो 11 साल की हुई तो क्या हुआ कि जो उसके मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए, यानी कि उसका डे बाय डे जो पढ़ाई में परफॉर्मेंस है वो वर्स, यानी कि ख़राब होता चला गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और तब उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उन्हें समझाया कि बच्चे को कहीं डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि पहले तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब उसके पेरेंट्स ने उसे डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि जो उसकी सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे क्या है, जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका कोई नर्व जो है वो डैमेज है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ। अब तब डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसे एक हियरिंग एड मीन्स एक हियरिंग मशीन लगा देंगे, यानी जिससे ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि क्या है, बच्चे कुछ हद तक तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हियरिंग एड उसी को कहते हैं जो कि कान में फिट हो जाता है। और अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, तो अलग अलग इवन स्किन के कलर का भी ये जो हियरिंग एड्स हैं वो अवेलेबल हैं। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसे क्या है, ऐसे बच्चों के स्कूल में भेजा जाएगा, एडमिशन दिला दिया जाएगा जो बच्चे इसी के टाइप के होते हैं, यानी कि सुन नहीं सकते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब एवलिन को जैसे ही पता चला कि वो सुन नहीं सकती है, इसके बाद तो उसे क्या है कि जैसे लगा कि बहुत शॉक्ड हो गई और सब कुछ उसके आगे एकदम अंधेरा सा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने हिम्मत नहीं हारा। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और तभी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं आम बच्चों की तरह ही जो लाइफ है वो स्पेंड करूँगी, और अपना जो म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसको मैं चेज़ करूँगी, यानी कि उसमें मैं आगे बढ़ूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की xylophone प्ले कर रही होती है, तो उसने निश्चय किया कि मैं भी, यानी कि उसने निर्णय लिया कि मैं भी xylophone बजाऊंगी। और तब उसने अपने टीचर्स के सामने ये बात रखी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट पर्क्विसनेस ड्रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जब टीचर्स ने उसकी ये बात सुनी तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसकी इस बात को डिस्करेज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तो तुम बहरी हो, सुन नहीं सकती हो, और म्यूज़िक जो है वो सुनने पे ही तो डिपेंड करता है, जब सुनेंगे तभी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं टीचर्स में से एक
पर्क्यूशनिस्ट थे। पर्क्यूशनिस्ट किसे कहते हैं? हु प्लेस द ड्रम्स एंड तबला एक्सेप्टर, जो कि क्या है कि एट अ टाइम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में मास्टर होते हैं। तो उनका नाम था रॉन फॉब्स। तो उन्होंने उस लड़की की पोटेंशियल यानी कि उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो मेहनत करने का अंदाज उन्होंने देखा तो उसे बहुत पसंद आया, और तब उन्होंने एवलिन को कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा म्यूज़िक। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और तब वो दो बड़े बड़े ड्रम्स लेकर आते हैं और दोनों में वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के धुन। नोट्स मीन्स अलग अलग कलर के क्या, अरे सॉरी, अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं, नोट्स यानी कि ट्यून्स बजाते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। अब एवलिन बताती है कि उन्होंने मुझे कहा कि अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो, यानी कि उनके कहने का मतलब था इसे फील करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down। और तब एवलिन बताती है कि तभी अचानक से मुझे ये एहसास हुआ कि जो हायर यानी कि जो ऊंची जो ट्यून्स हैं, जो ड्रम्स की जो बीट्स हैं, वो मुझे वेस्ट क्या होता है, हमारी मिडिल, जो बॉडी का जो मिडिल वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं। तो उसने कहा कि वेस्ट से ऊपर यानी कमर से ऊपर क्या है, मुझे हायर नोट्स सुनाई मीन्स फील हो रहे थे, और जो लोअर नोट्स थे वो मुझे कमर के नीचे यानी कि लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी में मुझे वो फील हो रहे थे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। अब फोर्ब्स ने क्या किया, बार बार उसी चीज़ को दोहराया, और तब एवलिन को एक नया चीज़ का एहसास हुआ कि उसे हर टाइप के नोट्स यानी कि ट्यून उसकी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसे फील हो रहे हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और तब एवलिन बताती है कि उस दिन मैंने अपने दिल दिमाग यानी अपने बॉडी और माइंड को खोल दिया साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए, यानी कि वाइब्रेशंस के थ्रू मैंने उसको सुनना या फील करने की कोशिश की। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे शीर का मतलब क्या है, शीर मतलब होता है कंप्लीट, अटर, टोटल, जिसको आप कह सकते हैं। तो कहती है कि आगे का काम क्या था, वो था मेरी कड़ी मेहनत और लगन। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और तब वो बताती है कि वहाँ से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने का मतलब है कि वो हमेशा आगे बढ़ती चली गई। शी टूर्ड द यूके यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब वो 16 साल की थी तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी, और ऑर्केस्ट्रा के साथ एक बार वो यूनाइटेड किंगडम टूर पे गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और तभी उसने डिसाइड कर लिया था मैं म्यूज़िक को ही अपना करियर, अपना लाइफ बनाऊंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और आपको मालूम है, जैसे आप किसी सब्जेक्ट में या किसी स्ट्रीम में या किसी स्कूल में आप एडमिशन लेते हो तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, सेम वे म्यूज़िक में एडमिशन लेने के लिए क्या देना पड़ता, ऑडिशन। तो उसने क्या, उसका ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक में अपना करियर परसू करूँगी, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, ठीक है। और उस टाइम उसने उस इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में ये नाम दर्ज हो गया कि उस समय उसको सबसे हाईएस्ट उसने स्कोर किया था, यानी उसे मार्क्स गेन किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और फिर धीरे धीरे जो एवलिन थी उसने क्या किया, ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस देने के साथ साथ उसने सोलो पे भी फोकस किया, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस भी उसने देना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और आपको मालूम है कि वो जो 3 साल का कोर्स था जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, और वहाँ पे उन 3 साल के दौरान में ऐसा कोई अवार्ड नहीं था जो
एवलिन ग्लैनी को नहीं मिला, यानी कि शी गॉट ऑल द टॉप अवार्ड्स. ओके, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. कोई उसकी तारीफ़ करता था एवलिन की कि आपने तो बहुत कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए वो सब को क्या कहती थी कि मैंने बहुत बड़ा या कुछ कामयाबी हासिल नहीं किया है, मैंने कोई हीरोइक डीड नहीं किया है, बल्कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. बल्कि उसने ये कहा, वो बहुत डाउन टू अर्थ थी, तो उसने ये कहा कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, लगन और अपनी इच्छा से, और अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, यानी कि व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर गोल, तो आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं अपने लगन और मेहनत से. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और यही कारण था कि उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ सबसे हाईएस्ट जो मल्टी परक्यूशनिस्ट होते हैं उसने टॉप क्लास का वो परक्यूशनिस्ट बनी. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ मतलब होता है पॉपुलर, है ना, तो वो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टर ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. और आपको पता है कि एवलिन ग्लैनी कोई एक दो इंस्ट्रूमेंट में मास्टर होता, बल्कि वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में मास्टर थी, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी वो 1000 से भी ज़्यादा, और उसमें वो मास्टर थी, और इसीलिए वो वर्ल्ड की बहुत ही फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसकी लगन, उसकी मेहनत की वजह से उसका बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक मतलब बहुत ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल जाता था. सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.